प्रिय विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने पढ़ा था तुलनात्मक पद्धति बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में, और हमने कल अर्थ को समझा था, आवश्यकताओं को समझा था, और राजनीतिक व्यवस्था के मध्य की समानता और असमानताओं को समझा, संतुलन को समझा, राजनीतिक व्यवस्था की मांगों की प्रकृति को समझा हमने, और राजनीतिक व्यवस्था की चुनौतियों को समझा। इसके विभिन्न चरणों को भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब आज हम शुरू कर रहे हैं इसका विषय क्षेत्र, और उसके बाद में हम इसकी सावधानियों को पढ़ेंगे। तुलनात्मक पद्धति का विषय क्षेत्र व्यापकतम माना जाता है। इस पद्धति में तुलना की इकाई की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। इसकी सीमा शोध करने वाले व्यक्ति के उद्देश्यों, साधनों व सामग्री की उपलब्धियों से निर्धारित होती है। आमतौर पर इस पद्धति का प्रयोग दो स्तरों की तुलनाओं के लिए किया जाता है। प्रथम समष्टि या वृहद स्तरीय, जिसको हम मैक्रो लेवल तुलना कहते हैं, और दूसरा होता है व्यष्टि या लघु स्तरीय, जिसे माइक्रो लेवल कहते हैं। यद्यपि दोनों ही स्तरों पर तुलनाओं में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग एक जैसा होता है, परंतु दोनों में प्रत्ययी अंतर होता है। यदि हम किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना किसी अन्य देश की राजनीतिक व्यवस्था से करते हैं, तो ये वृहद स्तरीय प्रत्यय राजनीतिक व्यवस्था के कारण वृहद स्तरीय तुलना होगी। इस प्रकार की तुलना में शोध का केंद्र संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था रहती है। यदि हम किसी देश की व्यवस्थापिका की तुलना किसी अन्य देश की व्यवस्थापिका से करते हैं, तो प्रत्ययी ढांचा लघु स्तरीय होने के कारण इस प्रकार की तुलना लघु स्तरीय तुलना कही जाएगी। वैसे दोनों ही स्तर के प्रत्यय सापेक्षता रखते हैं, इसलिए इसके मध्य कोई ऐसी सीमा रेखा खींचना संभव नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि अमुक तुलना वृहद या लघु स्तरीय है। सामान्यतया संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलनाओं से संबंधित अध्ययन वृहद स्तरीय तथा राजनीतिक व्यवस्था के किसी एक भाग से संबंधित अध्ययन लघु स्तरीय अध्ययन कहा जाता है। किसी एक संदर्भ में एक तुलनात्मक विश्लेषण लघु स्तरीय तथा दूसरे संदर्भ में वही वृहद स्तरीय समझा जाएगा। निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि तुलनात्मक पद्धति का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। अब तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किसी भी स्तर पर किया जाए, उसके विभिन्न चरण एक समान होंगे। अंतर केवल अध्ययन की व्यापकता या सीमितता का होगा। तुलना के इन दोनों स्तरों में किस स्तर पर अध्ययन करना उपयोगी है तथा क्या प्रत्येक परिस्थिति में दोनों स्तरों में किसी भी स्तर पर अध्ययन किया जा सकता है, सैद्धांतिक दृष्टि से संभव दिखने पर भी व्यवहार में इनमें से किसका प्रयोग किया जाए, इस पर अनेक सीमाएं या प्रतिबंध हैं। अब हम प्रतिबंधों की चर्चा करते हैं। पहला है उद्देश्य। तुलना के उद्देश्य से यह पता चलता है कि तुलनात्मक विश्लेषण के लिए किस स्तर पर तुलना की जाए। तुलना का उद्देश्य किसी राजनीतिक घटना के स्पष्टीकरण से लेकर विश्वव्यापी सिद्धांत के निर्माण तक होता है। दूसरी बात आती है साधन की। सभी प्रकार के शोध कार्य साधनों से प्रभावित होते हैं। आमतौर पर शोध के तीन प्रमुख साधन होते हैं: शोधार्थी या शोध करने वाले व्यक्ति, शोध की सामग्री, और शोध के लिए वित्त संबंधी व्यवस्था। यदि शोध करने वाले दल के सदस्य योग्य प्रशिक्षित हैं, तो शोध का स्तर व्यापक बनाया जा सकता है और उपयोगी और विश्वसनीय आंकड़े एकत्र किए जा सकते हैं। इसी प्रकार शोध की सामग्री व उपकरण भी महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाते हैं। तीसरी बात आती है समय की। शोध व तुलनात्मक विश्लेषण में समय का भी बहुत निर्णायक स्थान होता है। किसी भी अध्ययन को पूर्ण करने के लिए कितना समय है, वह महत्वपूर्ण है। समय पर ही निर्भर होता है कि शोध का क्षेत्र सीमित है या व्यापक है। जैसे मतदान सर्वेक्षण या चुनाव संबंधी अध्ययन सामग्री की पाबंदियों से जुड़े होते हैं। एक सीमा के बाद उसमें तुलनात्मक विश्लेषण का विस्तार संभव नहीं है। नेक्स्ट है अध्ययन की प्रकृति। अध्ययन की प्रकृति भी प्रतिबंध का कार्य करती है। अध्ययन की प्रकृति विशिष्ट और सामान्य प्रकार की होती है। सामान्यतः विशिष्ट प्रकृति वाले अध्ययनों का स्तर लघु स्तरीय होता है, अन्यथा वे अध्ययन विशिष्ट नहीं रह पाता है। ज्यों ज्यों अध्ययन वृहद स्तर की ओर बढ़ता है, त्यों त्यों उसकी प्रकृति सामान्य होती जाती है। इस प्रकार सामान्य वैधता के निष्कर्ष लघु स्तरीय अध्ययन से संभव नहीं हो पाते। अब हम सावधानियों की भी चर्चा कर सकते हैं। तुलनात्मक पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग करने के बाद निम्न बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है।
नेक्स्ट सावधानी पहली है, तुलनात्मक पद्धति को अपनाते समय समानताओं के साथ साथ असमानताओं का भी ध्यान रखना पड़ता है और परिणाम निकालने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे भारत और इंग्लैंड के प्रजातंत्रों की आप तुलना कर रहे हैं तो भारत में जातिवाद, धार्मिक भिन्नता और आर्थिक पिछड़ापन, इन बातों को हम अवहेलना नहीं कर सकते। दूसरी बात, अध्ययनकर्ता के द्वारा मानव स्वभाव एवं समय विशेष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किन्हीं विशेष संस्थाओं का स्वरूप और सफलता इस पर निर्भर करती है। यदि तुलना करते समय संबंधित सामाजिक और आर्थिक वातावरण तथा मानव स्वभाव का ध्यान न रखा जाए तो परिणाम भ्रमपूर्ण निकलेंगे। तीसरी बात आती है, तुलनात्मक अध्ययन के लिए ऐसे राज्यों और संस्थाओं को ही चुना जाना चाहिए जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समान रही हो तथा जिनमें अधिक अंतर ना हो। चौथी बात, तुलनात्मक अध्ययन निष्पक्षता एवं तटस्थ वैज्ञानिक भावना के आधार पर किया जाना चाहिए। यदि अध्ययनकर्ता के अपने पूर्वाग्रह या दुर्ग्रह हैं तो हमारे अध्ययन के तथ्यपरक और वैज्ञानिक हो पाने की संभावना उतनी ही सीमा तक कम होती है। अब तुलनात्मक पद्धति की आप उपयोगिता को भी और उसकी समस्याओं को भी हम थोड़ा पढ़ सकते हैं और तुलनात्मक पद्धति का विषय क्षेत्र जो है वो हमने समझ लिया है और मुझे विश्वास है आप लोगों ने इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा। तुलनात्मक पद्धति की उपयोगिता भी जो है वो पद्धति राजनीतिक व्यवहार की गहराई तक पहुंचने में सहायक है। तुलनात्मक पद्धति की सहायता से हम स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित राजनीतिक घटनाओं व व्यवहार को समझते हैं। इसके द्वारा उन तत्वों को ढूंढा जाता है जिसके कारण एक स्थिति की बार बार पुनरावृत्ति होती है और इन तत्वों के आधार पर कुछ सामान्य सिद्धांतों को विकसित किया जाता है। तुलनात्मक पद्धति किसी भी राजनीतिक घटना, प्रणाली अथवा व्यवहार के संदर्भ को समझने में हमारी मदद करती है। जैसे हम पता लगा सकते हैं कि जनवादी चीन में साम्यवादी व्यवस्था आज भी क्यों है, जबकि पूर्ववर्ती सोवियत संघ में क्यों हट गई। तुलनात्मक पद्धति न केवल राजनीतिक क्षेत्र में घटित घटनाओं को समझने में सहायक है, अपितु ये संभावित घटनाओं व व्यवहार को समझने में भी मदद करती है। यदि किसी देश में संसदीय प्रजातंत्र का प्रयोग असफल रहा तो हम अन्य देशों में संसदीय प्रजातंत्र के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर ये पता लगा सकते हैं कि इस देश में संसदीय प्रजातंत्र के असफल होने के कारण क्या है और हम इसे सफल कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है, तुलनात्मक पद्धति से तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को वैज्ञानिक, व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट, किसी भी विषय में सिद्धांतों का निर्माण व नियमों का निरूपण तुलनात्मक पद्धति से ही संभव है। नेक्स्ट, तुलनात्मक पद्धति की उपयोगिता इस बात में भी निहित है कि इसी की सहायता से प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों का पुनः परीक्षण किया जा सकता है और उसकी प्रामाणिकता जांची जा सकती है। तो वास्तविकता तो ये है कि किसी भी राजनीतिक प्रणाली का निष्पक्ष अध्ययन तभी संभव है जब उसका अध्ययन विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर ही किया जाए। तुलनात्मक पद्धति के द्वारा हमें न केवल अन्य शासन प्रणालियों अथवा राजनीतिक प्रणालियों को समझने का मौका मिलता है, अपितु हमें अपनी शासन प्रणाली या अन्य राजनीतिक प्रणाली को सही अर्थों में जानने व समझने का अवसर मिलता है। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से ये पद्धति सार्थक और उपयोगी है। यही तथ्य है कि तुलनात्मक पद्धति तुलनात्मक राजनीति की प्राणवायु है और कुछ तो ये कहते हैं विचारक कि तुलनात्मक पद्धति हमारे समस्त अध्ययन विषय राजनीति विज्ञान की ही प्राणवायु है, अध्ययन की सबसे प्रमुख विशेषता है। तो आपको ये समझ में आई होगी। धन्यवाद।